हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल उड़ान म्यूजिक क्लासेस पर। तो जैसे कि हमने पिछले कई दिनों से सांगीतिक शब्दावली के बारे में चर्चा कर रहे थे और हम लोगों ने हिंदुस्तानी संगीत के बारे में, दक्षिणी संगीत के बारे में, हिंदुस्तानी ताल के बारे में, दक्षिणी ताल के बारे में, ये जो है हम लोग समझ गए थे। कुछ हिंदुस्तानी संगीत के बारे में, जो कि जैसे कि ताल है, विभाग है, खंड है, सम है, इन सब चीज़ों के बारे में हम पिछले क्लासों में चर्चा कर रहे थे और कुछ जो है छूट गया था और हम बोले थे कि आपको ख़त्म करा देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन हम लेकर के आएंगे। तो आइए, जो बचा है आज क्लास के माध्यम से हम उसको ख़त्म कर देते हैं और फिर अगले क्लास से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन लेकर के आपके लिए आएंगे। और जिन लोगों ने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि सबको एक सही जानकारी मिले। और हमारा उद्देश्य यही है कि सब क्लास देखें, सब पढ़ें, सब बढ़ें। नहीं तो हम भी एक एप्लीकेशन के माध्यम से 2000, 4000 और 5000 में अपने कोर्स को बेचते, अपने नोट्स को बेचते, लेकिन हमारा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। तो आइए, बिना विलंब किए हम अपने क्लास की ओर चलते हैं। तो आज हम जानेंगे कि गत क्या है। पिछले क्लासों में हमने ये पेशकार, उठान, ये सब कर लिया है। तो आइए हम जानेंगे गत क्या है। गत तबले के स्वतंत्र वादन में बहुत महत्व होता है। गत जो होता है ये तबले के स्वतंत्र वादन में बहुत महत्वपूर्ण रहता है। बाज के अनुसार ये मुलायम बोलों की ऐसी रचना जिसमें बोलों का विस्तार न किया जा सके उसे गत कहते हैं। तो आपने समझ गया कि ये मुलायम बोलों का एक रचना है जिसमें बोलों का विस्तार ज़्यादा नहीं किया जाता है, वो गत कहलाता है। अब जानेंगे हम परण के बारे में। ताल की किसी भी मात्रा से प्रारंभ होकर सम पर समाप्त हो उसे परण कहते हैं। यानी कि या हम यूं कह लें कि सम को पकड़ने के लिए, सम पर जाने के लिए हम क्या करेंगे, परण का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम उठान का इस्तेमाल करते हैं सम को पकड़ने के लिए, उसी तरह हम क्या करेंगे, परण का इस्तेमाल करते हैं। अर्थात ग्रह से यानी कि हम ग्रह स्वर से, यानी कि हम जहां से शुरू करते हैं वो तो ग्रह स्वर हो गया। ग्रह से सम के बाज को परण कहते हैं, जो कि हम पहले ही आपको बता दिए। परण उस बड़े जोरदार टुकड़े को कहते हैं जो कम से कम 2 आवर्तन का और चाहे जितना अधिक आवर्तन से हो सकता है। यानी कि कम से कम ये 2 आवर्तन का होता है और अधिक से अधिक आप जितना मन उतना आवर्तन का इसको बना सकते हैं, जिससे अधिकतर तिहाई से समाप्त किया जाता है, तिहाई बजा करके। अब जानेंगे रेला क्या है। रेला शब्द से ही आपको समझ में आ रहा है कि ये द्रुत गति में बज रहा होगा, रेला। तो यह स्वतंत्र वादन का एक प्रकार है जो गायक के साथ नहीं है। जब तबला का स्वतंत्र वादन किया जाता है तो उसमें रेला बजाया जाता है, जो खुले एवं बंद दोनों प्रकार के बोलों में बजाया जाता है और यह द्रुत लय में बजाया जाता है, जो कि नाम ही से समझ में आ रहा है कि रेला मतलब कि तेजी गति से चल रहा होगा। रेले को प्रचारित एवं प्रसारित करने का श्रेय मुख्य श्रेय है नाना साहेब पानसे को जाता है। तिहाई, अब जानेंगे हम तिहाई के बारे में क्या है। तिहाई नाम से ही समझ में आ रहा है कि 3 बार, यानी कि कोई भी बोल 3 बार बजा करके और लास्ट में धा बजा करके और सम पर रुक जाए, माने सम दिखाए, उसी को क्या कहेंगे, तिहाई कहते हैं। जब कोई बोल किसी स्थान से उठ करके 3 बार बजाने पर अपनी अंतिम धा, जो उसका अंतिम धा है, सम पर आए तो उसे क्या कहेंगे, उस बोल को क्या कहेंगे, हम तिहाई कहेंगे या तिया कहेंगे। तिया से भी जो है तिहाई संबोधित होता है। अब जानेंगे हम ठेका के बारे में। ठेका क्या है। जो ताल में निश्चित रूप से विद्यमान होते हैं, अर्थात प्रत्येक ताल के कुछ निश्चित बोल होते हैं, वो ठेका कहलाते हैं।
मात्रा संगीत में के क्षेत्र में लय दिखाने की मात्रा जो है बहुत महत्व है। ये लग रहा है कि हम आपको बता चुके हैं पिछले क्लासों में, कायदा के बारे में भी बता चुके हैं। और ये तो हो ही गया है, पहला तिहाई। हाँ, अब तिहाई जो है ये दो प्रकार का होता है। पहला दमदार तिहाई और दूसरा बेदम तिहाई। ये इतना ही जानना जरूरी है कि दमदार तिहाई और बेदम तिहाई, इससे अधिक आपको जानने की जरूरत नहीं है। दमदार का मतलब हो गया कि जिसमें दम लेकर बजाया जाए, और बेदम का मतलब हो गया जिसमें दम मतलब कि सांस नहीं लिया जाता है, वो लगातार बजेगा आपको और धा मार करके आगे सम दिखा दिया जाएगा। अब क्या है चक्रदार? किसी तिहाई सहित बोल समूह को 3 बार बजाने पर जब अंतिम धा सम पर आता है तो उसको चक्रदार कहते हैं। किसी भी बोल को 3 बार बजाने पर जब अंतिम धा सम पर आता है उसे चक्रदार कहते हैं। चक्रदार जो है ये मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। पहला साधारण चक्रदार, दूसरा हो गया फरमाइशी चक्रदार और तीसरा हो गया आपका कमाली चक्रदार। अब हम जानेंगे लगी लड़ी के बारे में। लगी लड़ी ये जो शब्द है आपका, ये कहारवा ददरा यानी कि चंचल प्रकृति के राग कह रहे हैं। चंचल प्रकृति के ताल में इसका जो है वादन किया जाता है। तो ददरा कहारवा आदि तालों में चंचल प्रकृति के कायदे के समान रचना को लगी कहते हैं। यानी कि कहारवा और ददरा में कायदा नहीं बजता है, कहारवा और ददरा में क्या बजता है? लगी और लड़ी बजता है। दादरा एवं कहारवा लड़ी के बारे में हम जानेंगे। दादरा एवं कहारवा तालों में प्रयोग किए जाने वाले लघु बोलों के समूह रूपी लगियों की जब श्रृंखला सी जाती है उसे लड़ी कहते हैं। यानी कि एक जो बोल समूह हो गया लगी, और वही लगी के बोल को जब समूह में यानी कि उसको बार बार बजाएंगे उसको क्या कहेंगे? लड़ी कहेंगे। और लगी लड़ी ये जो है आपको द्रुत लय में अधिकतर बजाई जाती है। अब हम जानेंगे मार्ग के बारे में। देसी ताल प्राचीन उपलब्ध ग्रंथों में आचार्य भरत मुनि का नाट्यशास्त्र सर्वप्रथम ग्रंथ है। उन्होंने 31वें अध्याय में यानी कि नाट्यशास्त्र में 31वें अध्याय में ताल विधान का विश्लेषण किया है। मार्गी ताल क्या है? तालों का भरत मुनि ने सर्वप्रथम पांच मार्ग वर्णन किए हैं। यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया है टाइपिंग करते टाइम, 5 यहाँ पे होगा, 5 मार्ग वर्णन किया है। पहला चचतपुट, चाचपुट, सट पितापुत्रक, सम्यक विष्टाक तथा उद्घाट। ये जो हो गया आपके 5 मार्गी ताल का हो गया। अब जानेंगे देसी ताल के बारे में। संगीत रत्नाकर में 120 देसी ताल मिलते हैं। आवृत्ति एवं आवर्तन। किसी ताल के ठेके को प्रारंभ से अंत तक बोल देने या बजा देने को आवृत्ति कहते हैं। कोई एक मान लीजिए ताल हो गया, उसका जो ठेका हो गया यानी कि जो बोल हो गया, उसको प्रारंभ से मान लीजिए 3 ताल का आप ठेका आप ले लिए, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा। तो इसका क्या हो गया? प्रारंभ से अंत तक आप क्या किए? इसको बोल दी। तो ये क्या हो गया? आवृत्ति हो गया या आवर्तन हो गया। ये एक आवर्तन हो गया। सम, ताल के प्रारंभ को सम कहते हैं। यहाँ जहां से ताल प्रारंभ किया जाता है, जैसे कि आप ताल प्रारंभ कर रहे हैं धा धा धिन धिन धा, तो ये जो जहां से प्रारंभ किए, जहां पे हम ताली दिए, वो क्या हो गया? आपका सम हो गया। सम सदैव किसी भी ताल की पहली मात्रा सम पर आता है। जैसे कि हमने पहले ही बजाया धा धिन धिन धा,
धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा धा। तो ये पहली मात्रा जो हो गया, कोई भी ताल आप ले लेंगे, जैसे कि 10 मात्रा का आपका झपताल हो गया, धी ना धी धी ना, ती ना धी धी ना, तो ये झपताल हो गया। उसका भी धी ना धी धी ना, ती ना धी धी ना। तो ये पहली मात्रा जो होता है किसी भी ताल का, ये सदैव क्या होगा, सम होता है। अब विषम, जब किसी गत या गीत का प्रारंभ ताल एवं गीत की प्रथम मात्रा से न होकर अन्य किसी मात्रा से हो, उसे विषम कहते हैं। आप कहीं कहीं पर देखते होंगे कि कई कई कलाकार जो है 3 ताल का गायन कर रहे हैं तो 9वीं मात्रा से स्टार्ट करते हैं या 13वीं मात्रा से स्टार्ट करते हैं, तो क्या हो गया, विषम हो गया। अब कह रहा है अतीत। अतीत का अर्थ है बीता हुआ। सम निकल जाने के बाद गीत या गत आरंभ की जाती है, उसे अतीत कहा जाता है। इसके बारे में आप स्पष्ट समझ गए कि क्या हुआ कि आप मान लीजिए कोई गायन कर रहा है, आप थोड़ा सा ध्यान नहीं दिए, लेकिन सम छूट गया, धा मान लीजिए छूट गया, 3 ताल में ही गायन हो रहा है और धा छूट गया, तो आप मान लीजिए 5वीं मात्रा से ही पकड़ रहे हैं, तो वहां से धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा, तो 5वीं मात्रा से पकड़ लिए, तो उसी को क्या कह रहा है, अतीत। यानी कि सम आपका निकल गया, लेकिन आपको तो जानकारी है, आप गिन रहे हैं, लेकिन वहां से आप वादन स्टार्ट कर दिए, वहां से आप गायन स्टार्ट कर दिए, तो उसको क्या कहेंगे, अतीत कहते हैं। अब क्या है, अनागत। अनागत का अर्थ है आने वाला। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि आने वाला, यानी कि आने वाला। सम आने के पूर्व जब गीत या गत का आरंभ हो जाता है, जैसे कि सम आने ही वाला है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, जैसे कि सम तो है पहली मात्रा पर, अब 3 ताल में गायन हो रहा है, लेकिन आप क्या किए कि 13वीं मात्रा से धा तीन धा दिन दिन धा दिन दिन धा तीन तीन ता दिन दिन धा, मान लीजिए आप 13वीं मात्रा से ही स्टार्ट करें, ता दिन दिन धा, यहीं से आप क्या किए कि पकड़ लिए गायन को, तो उसको अब तो सम आएगा आपका पहली मात्रा पर, लेकिन आप 4 मात्रा पहले से ही गायन को पकड़ लिए, उसी को क्या कहा जाता है, अनागत। अब हम जानेंगे निरावल या निरावल। यह जो है दक्षिण भारतीय संगीत का गायन विद्या है। स्वरूप हम कह सकते हैं कि कीर्तन या कृति के पल्लवी अनुपल्लवी चरणम के साहित्यिक भाग के 2-4 आवर्तन को लेकर उन्हें कई प्रकार के विस्तार करके गाना जो है निरावल या निरावल कहा जाता है। तो आप समझ गए कि निरावल या निरावल क्या कहा जाता है, यानी कि कीर्तन हो गया, कृति हो गया, पल्लवी अनुपल्लवी चरण के साहित्य के भाग के 2-4 आवर्तन लेकर उन्हें कई प्रकार से, माने कि कितने भी प्रकार से उसको विस्तार किया जाता है। वहीं जो विस्तार करने की जो क्रिया है, विस्तार कर के जो गायन किया जाता है, उसी को क्या कहते हैं, निरावल कहते हैं। अब हम जानेंगे काकू के बारे में। तो काकू का जो स्पष्ट वर्णन आपको मिलता है, ये संगीत रत्नाकर जो कि सारंग देव जी द्वारा लिखा हुआ संगीत रत्नाकर, जो कि 13वीं शती माना जाता है, यानी कि 1210 से 1240 या 47 के बीच इसका क्या है, रचना माना जाता है। उसी में काकू का स्पष्ट वर्णन दिया गया है। लेकिन भरत ने भी काकू के बारे में माना है। भरत ने नाट्य शास्त्र में 2 काकू माने हैं और सारंग देव जी जो है ये 6 काकू माने हैं। तो ये जानते हैं काकू के बारे में क्या है। कंठ की भिन्नता से ध्वनि जो भिन्नता पैदा होती है उसे काकू कहते हैं। कंठ की भिन्नता से ध्वनि में जो भिन्नता पैदा होती है, माने कि कंठ द्वारा जब आप गायन कर रहे हैं और उससे जो ध्वनि में अलग अलग भिन्नता पैदा होती है, उसी को क्या कहते हैं, काकू कहते हैं। सारंग देव के अनुसार और भरत के अनुसार, सारंग देव के अनुसार जो है काकू के 6 प्रकार होते हैं, भरत के अनुसार काकू के 2 प्रकार होते हैं।
अब सारंग देव द्वारा हम जानेंगे काकू के प्रकार। पहला है स्वर काकू, दूसरा है राग काकू, तीसरा है अन्य राग काकू, चौथा है देश काकू, पांचवा है क्षेत्र काकू और छठा है यंत्र काकू। और ये जो जितना भी ये दिया हुआ है ये आपकी संगीत रत्नाकर के प्रकीर्णक अध्याय में, संगीत रत्नाकर में कितने अध्याय हैं आपके? तो 7 अध्याय है, जिसको हम सप्ताध्यायी के नाम से भी संगीत रत्नाकर को जानते हैं, जिसका तीसरा अध्याय आपका है प्रकीर्णक अध्याय। तो प्रकीर्णक अध्याय में क्या किया है, संगीत काकू के 6 प्रकार के बारे में वर्णन मिलता है। और भरत के अनुसार काकू के 2 प्रकार हैं, पहला सकांच काकू और दूसरा है निरकांच काकू। तो भरत के अनुसार ये 2 काकू हैं। अब हम जानेंगे रविंद्र संगीत के बारे में थोड़ा सा। अब ज्यादा क्लास नहीं बचा है, इसको हम थोड़ा खत्म ही कर देते हैं। तो रविंद्र संगीत स्वर लिपि के बारे में, संगीत नाटक अकादमी द्वारा गृहीत मानक स्वर लिपि में मुख्य विशेषता यह है कि इसके अंतर्गत कृति में बेहद सरगम स्वरों को जैसे कि हमारे तरफ सा रे ग म प ध नि सा है, उसी तरह उसमें आकार मूल व्यंजन में आकार नहीं होता है। स र ग म प ध न, इस तरह से इसका मूल व्यंजनों को क्या किया जाता है, निर्देशित किया जाता है। इसके जो शुद्ध सप्तक हो गया आपका, ये इस तरह से होता है स र ग म प ध न, लेकिन इसको हम सारे ग म प ध नि ही बोलेंगे, सारे ग म प ध नि सा, इसी तरह से बोलते हैं। लेकिन ये क्या किया जाता है, लिख करके इस तरह से सूचित किया जाता है। मंद्र सप्तक स्वरों में के नीचे हलंत दर्शाया जाता है। इस तरह से क्या करेंगे, दर्शा देते हैं। सा मतलब बोला जाता है, लेकिन स लिखा जाता है, इसका दर्शाया जाता है जो स द्वारा दर्शाया जाता है। और तार सप्तक के ऊपर इस तरह से रेफ का चिन्ह रहेगा। ये वहां पे भी 3 सप्तक ही होता है। और पहला जो शुद्ध सप्तक होता है, जिसको हम मध्य सप्तक कहेंगे, वो इस तरह से होता है। जो मंद्र सप्तक होता है उसको दर्शाने के लिए रेफ का चिन्ह, हलंत का चिन्ह लगाएंगे, और तार सप्तक को दर्शाने के लिए स्वर के ऊपर रेफ का चिन्ह लगाएंगे। तो ये आपका। अब हम जानेंगे कोमल तीव्र को वहां पे किस तरह से दर्शाया जाता है। कोमल एवं तीव्र स्वर दर्शाने के लिए टैगोर साहब ने विभिन्न अक्षरों का प्रयोग किया है। उन्होंने क्या किया कि कोमल एवं तीव्र स्वर को दर्शाने के लिए अलग अलग स्वर का इस्तेमाल किया, अलग अलग वर्ण का इस्तेमाल किया, अलग अलग अक्षरों का इस्तेमाल किया। अब जैसे कि आपके 4 कोमल होते हैं और एक 5वां जो होता है तीव्र स्वर होता है। रे ग ध नि, ये 4 कोमल स्वर होते हैं, 5वां जो होता है तीव्र स्वर होता है। तो वहां पे भी इसी तरह से होता है। अब रे को दर्शाने के लिए री का, ग जो कोमल स्वर है इसको दर्शाने के लिए अंग का, ध जो वहां पे कोमल स्वर है उसको दर्शाने के लिए द का, न जो कोमल स्वर है उसको दर्शाने के लिए ण का, और म जो कोमल स्वर है उसको दर्शाने के लिए ध्री। ये जो हो गया तीव्र स्वर हो गया, एक ही तो तीव्र स्वर है। तो वहां पे भी इसी तरह से है। अब वहां पे क्या है कि अनुकोमल स्वर को भी दर्शाया जाता है। तो स्वरों पर एक अंक लिखकर उन्हें दर्शाया जाता है। जैसे कि रे ग ध नि, ये आपका जो हो गया कोमल स्वर, यही 4 होते हैं। तो रे के ऊपर ऐसे एक लिखा होगा तो आप जान जाएंगे कि ये जो हो गया अनुकोमल स्वर हो गया। कोमल स्वर रे के का तो री लिख करके दर्शा दिया जाता है। तो यहाँ पे रे के ऊपर अगर एक लिखा रहेगा इस तरह से, तो आप जान जाएंगे कि क्या है, कि ये अनुकोमल स्वर है। अब स्वरों का स्थान, इन स्वरों का स्थान कहाँ पे होगा? जो अनुकोमल स्वर है, यानी कि पहला हो गया शुद्ध स्वर, फिर कोमल स्वर, लेकिन अनुकोमल स्वर का स्थान क्या होगा, कहाँ होगा? तो क्रमशः आप समझ जाएंगे। तो रे जो है हो गया, जो रे अनुकोमल हो गया, ये सा शुद्ध एवं रे कोमल के बीच हम रे जो है हिंदुस्तानी संगीत के हिसाब से मान लिए हैं, क्योंकि यहाँ पर री लिखेंगे तो आप कंफ्यूज में फिर पड़ जाएंगे। तो सा एवं रे कोमल के बीच जो होता है ये रे अनुकोमल होता है। फिर ग अनुकोमल कहाँ होगा?
तो ये रे एवं ग कोमल के बीच में ग अनुकोमल होता है। अब ध अनुकोमल कहाँ होगा, तो प एवं ध कोमल के बीच जो होता है ध अनुकोमल होता है। नी अनुकोमल कहाँ होगा, तो ध एवं नी कोमल के बीच नी अनुकोमल स्वर होता है। ये जो है आप समझ गए। अब अनुकोमल के बाद आता है अति कोमल स्वर। पाश्चात्य संगीत जो होता है काफी सिस्टमेटिक तरीके का होता है और ये हिंदुस्तानी से थोड़ा सा टफ पड़ता है ये जो संगीत है। अति कोमल स्वर में स्वरों पर 2 अंक लिख करके दर्शाया जाता है, जैसे कि रे के ऊपर 2, ग के ऊपर 2, धा के ऊपर 2, नी के ऊपर 2, इस तरह से रहेगा। तो ये अति कोमल स्वर। पहला हो गया कोमल स्वर, दूसरा हो गया अनुकोमल स्वर और तीसरा हो गया क्या, अति कोमल स्वर। अब अति कोमल स्वर कहाँ होगा, तो रे कोमल और रे शुद्ध के बीच होता है। ग कोमल एवं ग शुद्ध के बीच अति कोमल ग होता है। ध कोमल और ध शुद्ध के बीच ध अति कोमल होता है और नी ऐसे ही नी कोमल और नी शुद्ध के बीच क्या होता है, अति कोमल नी होता है। अब हम जानेंगे वहां की ताल लिपि पद्धति क्या है। तो यहाँ की ताल लिपि पद्धति जो है, ताल विभाग एक खड़ी लकीर की तरह, जैसे कि हमारा तरफ विभाग को खड़ी लकीर की तरफ होता है, एक आवर्तन के बाद एक खड़ी लकीर वहां पे लिखा जाता है। एक पद के अति एवं आदि एवं अंत में, जैसे कि आप दोहा देखेंगे तो उसके अंत में हम लोग क्या करते हैं, 2 खड़ी लकीर लगाएंगे, लेकिन वहां पे शुरू में भी और अंत में भी दोनों तरफ क्या करेंगे, 2 खड़ी लकीर लगाएंगे। पूरे गीत के अंत में 4 खड़ी लकीर होगा। इस तरह से अस्थाई की पुनरावृत्ति के लिए जोड़ी की लकीर इस तरह से होगा और 4 लकीरें इस तरह से अगर देकर जहां या 2 खड़ी लकीरें हो वहां अस्थाई दोहराई जाती है। यही जो हो गया आपका ताल लिपि वहां का पद्धति हो गया। और कल से अगले क्लास से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आपको लेकर के आएंगे और क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको जो छूट गया है उसको समझा देंगे। तो आज का भी क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। और अभी तक किसी को कहीं पर अगर डाउट होगा तो आप कमेंट करके, या आपको लग रहा होगा कि सर ये क्लास जो है आपको करा देना चाहिए या हमको करना चाहिए, हमारे लिए ज़रूरी है, तो आप क्या करेंगे, आप जिस भी संगीत के जिस भी सब्जेक्ट में या जिस भी अध्याय से आप कमज़ोर आपको लग रहा है वो आप बोलिए, हम आपको पहले वहीं क्लास क्या करेंगे, करा देंगे। तो सांगीतिक शब्दावली का जो क्लास है आज यहाँ पर समाप्त होता है। अगले क्लास से हम आपको क्वेश्चन कराएंगे। और जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों में शेयर करेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि ये जो सांगीतिक शब्दावली का क्लास है आप लोगों को कैसा लगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।